नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी 2 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे थे। 28 मार्च 2021 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। उसी क्वेश्चन में हमने 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। इस वीडियो में हम 51 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें है कि पृथ्वी में सीधे विद्युत ऊर्जा के विसर्जन के लिए वैद्युत भूसंपर्कन के रूप में किस प्रकार के वायर का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि कोई भी मेटल बॉडी है, इस मेटल बॉडी का जब हम ग्राउंडिंग करते हैं तो जो वायर होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जब हम ग्राउंडिंग करते हैं तो जो वायर यूज़ करेंगे उसकी कंडक्टिविटी यानी चालकता हाई होनी चाहिए और इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए और इसकी रेजिस्टिविटी, जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ये भी लो होना चाहिए। ऑप्शन ए में जो है कि उच्च प्रतिरोध वाला होना चाहिए, नहीं, उच्च प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोधकता लो होनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड में कह रहा है कि निम्न प्रतिरोध वाला तार होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर, 3 तार प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर कितना का होता है। 3 फेज है तो 3 फेज में फेज कौन कौन से होते हैं, तो आर वाई बी होता है और ये आपस में 120 डिग्री पर विस्थापित होते हैं। जैसे आर वाई बी हो जाएगा तो इसके बीच का जो एंगल होगा 120 डिग्री, इसके बीच का 120 डिग्री और 120 डिग्री इसके बीच का एंगल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही है कि 3 फेज मोटरों में जो बाइंडिंग होती है यही 3 फेज होती है और उसमें 120 डिग्री के एंगल पे विस्थापित होते हैं। तो कहा जाता है कि इस मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे बदल सकते हैं आप, तो किन्हीं 2 फेज को पकड़ करके आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी। और सिंगल फेज मोटरों में कितने का एंगल बनता है, तो सिंगल फेज में 90 डिग्री का एंगल बनता है। वहाँ पे 2 बाइंडिंग होती है, एक रनिंग बाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। अगला जो क्वेश्चन है 53 नंबर कि द आयरन लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर कैन बी डिटरमाइन। कहने का क्वेश्चन का मतलब यह है कि आयरन लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में उसका निर्धारण कौन से टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम कॉपर लॉस की गणना कर सकते हैं। सेकंड जो कह रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम आयरन लॉस का गणना किया जाता है। आयरन लॉस ही पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर लॉस जो होता है जिसकी गणना हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से करते हैं, ये वेरिएबल लॉस के अंतर्गत आता है। मशीन पे जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है कॉपर लॉस वैसे वैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे घटता जाता है वैसे वैसे घटता जाता है। और आयरन लॉस जो होता है, आयरन लॉस के अंतर्गत दो तरीके के लॉस होते हैं। एक तो होता है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा जो होता है एडी करंट लॉस। ये जो होते हैं कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर कि किस प्रकार के सौर शक्ति संयंत्र ग्रिड प्रणाली के साथ कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा ऊर्जा संयंत्र है जो ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं होता है। तो ग्रिड के साथ कनेक्ट जो नहीं होता है वह सोलर पावर प्लांट होता है। सोलर पावर प्लांट जो होता है डायरेक्टली या कहें तो इनडायरेक्टली जो कनेक्ट होता है वह सोलर प्लेट से होता है। यहाँ पे जो कह रहा है कि नहीं संबंधित होता है तो सौर शक्ति संयंत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए जो कह रहा है कि स्वचालित प्रकार का सौर शक्ति संयंत्र है, यानी स्टैंड बाई
सौर शक्ति संयंत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सोलर प्लेट के साथ डायरेक्ट कपल्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 55 नंबर की, डीसी जनरेटर के इंटरपोल फील्ड वाइंडिंग को कैसे संयोजित किया जाता है। इंटरपोल का कनेक्शन जो होता है डीसी जनरेटर में कैसे होता है, तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल का जो कनेक्शन होता है पहले तो कहाँ स्थापित होते हैं, तो मेन पोल जो होते हैं, मेन पोल के बीच में छोटे छोटे पोल जो स्थापित होते हैं इन्हें ही हम इंटरपोल कहते हैं। और इंटरपोल जो स्थापित होता है वह दो मेन पोल के बीच में ही स्थापित किया जाता है। कहा जाता है या होता भी है कि जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में जो एयर गैप होता है स्टेटर और आर्मेचर के बीच का एयर गैप वह मेन पोल पे तो कम होता है लेकिन इंटरपोल पे ज़्यादा होता है। इसके बाद इंटरपोल पर इंटरपोल बाइंडिंग भी होती है, वह मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। इंटरपोल जो होता है इसका कनेक्शन की बात करें तो ये आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है। ऑप्शन जो थर्ड जो है कि आर्मेचर बाइंडिंग के सीरीज में इंटरपोल का कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर कि द गोडाउन लाइटनिंग वायरिंग हाउ मेनी लैम्प कैन बी कंट्रोल्ड बाई वन वे पोल, सिंगल थ्रो एंड थ्री पोल डबल थ्रो स्विच। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिंगल वे पोल और थ्री सिंगल वे पोल को कंट्रोल करना है, गोडाउन वायरिंग है, तो इसके द्वारा कितने लैंप को कंट्रोल किया जा सकता है। गोडाउन वायरिंग जो होती है उसका कनेक्शन ऐसे होता है, आप ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। गोडाउन वायरिंग में जैसे यहाँ पे एक लैंप लगा दिए, यहाँ पे एक लैंप लगा दिए और यहाँ पे एक लैंप लगा दिए और यहाँ पे एक लैंप लगा दिए। हमने 4 लैंप इसलिए लगाया है कि यहाँ पे जो स्विच हैं वह एक तो सिंगल वे स्विच है और 3 जो है डबल पोल स्विच है। इसका मतलब है कि इसके द्वारा टोटल 4 लैंप कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो गोडाउन वायरिंग जो होती है इसमें एक तो पहले सिंगल वे स्विच होता है, इसके बाद 2 वे स्विच हो जाते हैं, इसके बाद ये 2 वे स्विच हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि गोडाउन वायरिंग जो की जाती है जितने लैंप रहेंगे उतने एक 2 वे स्विच और इसके बाद सिंगल वे स्विच रहेंगे, सॉरी सिंगल वे स्विच एक रहेगा, बाकी 2 वे स्विच रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 लैंप की कंट्रोलिंग करनी है तो इसमें क्या होगा कि एक सिंगल वे स्विच कंपलसरी है, रहेगा ही रहेगा, बाकी के सब 2 वे स्विच हो जाएंगे। तो एक सिंगल वे स्विच और कितने लैंप हैं, 4 हैं, तो इसमें 3 2 वे स्विच लगाए जाएंगे। तो यहाँ से टोटल कंट्रोलिंग जो की जाएगी वह 4 लैंपों की जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 लैंप रहते, अगर यहाँ पे 5 लैंप रहते तो क्या कंडीशंस बनती वो देखिए। 5 अगर लैंप रहते तो यहाँ पे ये सिंगल वे स्विच तो एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पे 2 वे स्विच कितने हो जाते, 4 हो जाते। अगर 6 लैंप की कंट्रोलिंग किया जाता तो उस टाइम पे भी सिंगल वे स्विच एक ही रहता और जो 2 वे स्विच हैं ये 5 हो जाते। कहने का मतलब है कि गोडाउन वायरिंग में सिंगल वे स्विच एक कंपलसरी ही रहेगा, बाकी सब 2 वे स्विच लैंप के बढ़ने के अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर कि द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए मेनी वायरिंग इंसुलेशन शुड बी नॉट लेस देन। कहने का मतलब है कि कितने मेगा ओम के से इंसुलेशन रेजिस्टेंस अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो जो है 1 मेगा ओम से अधिक इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है वह 50 बटा उपभोग बिंदुओं की संख्या। अगर पीवीसी वायर है तो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 12.5 बटा
उपभोग बिंदुओं की संख्या। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, यही डाटा पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 58 नंबर की परिपथ में दोनों दिशाओं आगे पीछे में जाने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो बाई डायरेक्शनल होती है? शक्ति की बात करें तो एक तो होता है रिएक्टिव पावर Q, भी आई साइन फाई हो जाता है। इसके बाद एक्टिव पावर P होता है और ये भी आई कास फाई हो जाता है। एक जो होता है एपरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर भी कहते हैं, इसे S इक्वल टू भी आई कहते हैं। तो देखिए रिएक्टिव पावर Q जो है Q इक्वल टू भी आई साइन फाई, ये बाई डायरेक्शनल होता है, यह दोनों दिशाओं में गति कर सकता है। तो यहाँ पे कहा था कि आगे पीछे यानी दोनों दिशाओं में कौन सा शक्ति मेजर कर सकता है, तो वह रिएक्टिव पावर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक्टिव पावर की बात किया जाए तो P बराबर भी आई कास फाई, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, केवल एक दिशा में चलता है। और इसके बाद ये हो जाएगा एपरेंट पावर, S इक्वल टू भी आई हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर की सब सर्किट के प्रत्येक परिपथ में अधिकतम कितने आउटलेट हो सकते हैं? सब सर्किट यानी पावर की बात कह रहा है। तो पावर सर्किट में जो टोटल पॉइंट होते हैं वो 2 पॉइंट बनते हैं और इसमें लोड कितना दिया जा सकता है? 3000 वाट का लोड दिया जा सकता है। पावर सर्किट में एक जो सॉकेट का रेटिंग होती है वह 1000 वाट की होती है और इसमें कापर वायर की साइज़ की बात किया जाए तो 1.5 mm² होता है और एल्युमिनियम की बात किया जाए तो वह 2.5 mm² हो जाता है। ये तो रहा पावर सर्किट का। अगर इसमें लाइट एंड फैन सर्किट की बात किया जाए तो लाइट एंड फैन सर्किट में क्या कंडीशंस होंगी वो देखिए। लाइट एंड फैन सर्किट, लाइट एंड फैन सर्किट में टोटल जो पॉइंट होंगे वो 10 हो जाएंगे और टोटल लोड इस सर्किट में दिया जा सकता है वह 800 वाट का दिया जा सकता है। कापर का साइज़ की बात करें तो 1 mm² का हो जाएगा और एल्युमिनियम की बात किया जाए तो वह जो साइज़ हो जाएगा वह 1.5 mm² का साइज़ हो जाएगा। इसमें एक सॉकेट की जो रेटिंग दिया जाएगा वह 100 वाट की रेटिंग दिया जाएगा। पावर सर्किट के लिए कहा था तो 2 पॉइंट इसमें लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर कि केबल बिछाने के दौरान न्यूनतम बंकन की त्रिज्या क्या होती है? केबल बिछाया जाएगा तो उसमें जो न्यूनतम व्यास हो जाएगा केबल का वह कितना होता है? तो देखिए इसमें 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक तो मेटल शिल्डिंग का होता है और एक नॉन मेटल शिल्डिंग का होता है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वह शिल्डिंग सहित वायर का केबल का व्यास पूछा गया है तो वह 12D होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यह कहता कि शिल्डिंग के द्वारा, तो शिल्डिंग के द्वारा जब केबल का व्यास पूछता तो वह 8D होता है। इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर कि व्हेन देयर इज ए फेज डिफरेंस 90 डिग्री करंट एंड वोल्टेज पावर फैक्टर। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि करंट और वोल्टेज के बीच यदि फेज एंगल 90 डिग्री का है तो फिर पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर कास फाई होता है। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम कास 90 डिग्री रखेंगे तो मान हमारा कास 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 हो जाता है। यानी करंट और वोल्टेज के बीच का यदि एंगल 90 डिग्री होता है तो उस टाइम पावर फैक्टर का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा? तो यूनिटी पावर फैक्टर करंट और वोल्टेज के बीच यदि एंगल 0 हो जाता है तो पावर फैक्टर यूनिटी होगा। कैसे? तो कास 0 डिग्री, कास 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। यानी करंट और वोल्टेज के बीच अगर एंगल 0 हो जाता है तो पावर फैक्टर जो होगा वह यूनिटी हो जाएगा। अगर करंट जो है वोल्टेज से आगे निकल गई तो वो सर्किट
लीडिंग सर्किट हो जाएगा, और करंट जो है वोल्टेज से पीछे हो गई तो वह लैगिंग सर्किट हो जाता है। तो लीडिंग और लैगिंग में प्योर के केस में दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो है 62 नंबर की 3 फेज प्रेरण मोटर में घूर्णन की दिशा बदलने के लिए परिवर्तित किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णन की दिशा बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में फेज का क्रम पूछे तो RYB हो जाएगा। ये फेज एंगल जो होते हैं आपस में 120 डिग्री पर स्थापित किए जाते हैं। अब इसमें घूर्णन की दिशा बदलनी होगी तो किसी दो फेज को आपस में पकड़ करके इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो इस मोटर की घूर्णन दिशा बदल दी जाएगी। यानी ऑप्शन जो सेकंड कह रहा है कि किन्हीं दो फेजों को आपस में बदलने पर इस मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 63 नंबर की प्रदत्त आकृति के लिए किस प्रकार का संयोजन है? यहाँ जो रजिस्टेंस 3 रजिस्टेंस लगाए गए हैं A, B और C, यहाँ पे सीधे सीधे नोड नंबरिंग मेथड लगा करके हम इन तीनों रजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं कि ये कैसे लगाए गए हैं, किस क्रम में है, सीरीज है या समांतर है या मिक्स्ड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि A है। जब यहाँ से ये लाइन चलेगी तो यहाँ आ जाएगा B, फिर यहाँ A पॉइंट है तो फिर इसके बीच में रजिस्टेंस कोई नहीं है तो यहाँ भी A हो जाएगा, फिर यहाँ से ये निकल जाएगा तो ये B हो जाएगा, और ये दोनों के बीच में B है। अब क्या करेंगे कि यहाँ A मान लेंगे, यहाँ B मान लेंगे। अब देखेंगे, पहला बात करें कि A और B के बीच रजिस्टेंस, तो ये वाला पाथ एक रजिस्टेंस हो गया। सेकंड में आएंगे तो ये वाला पाथ, यहाँ भी A और B के बीच एक रजिस्टेंस, A और B के बीच एक रजिस्टेंस हो गया। फिर A ये पाथ हो जाएगा तो इसके बीच भी एक रजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपस में किस क्रम में हुआ? समानांतर क्रम में हुआ। यानी A, B और C तीनों रजिस्टेंस आपस में समानांतर में है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो है 64 नंबर की वेरिएबल रिलक्टेंस, परमानेंट मैग्नेट और हाइब्रिड किस प्रकार के मोटर के प्रकार हैं? तो ये जो प्रकार होते हैं स्टेपर मोटर के प्रकार होते हैं। स्टेपर मोटर सिंगल फेज मोटर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिस्टेरिसिस और रिलक्टेंस मोटर ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के अंतर्गत आते हैं, और यूनिवर्सल मोटर भी सिंगल फेज मोटर के ही अंतर्गत आता है। रिपल्सन मोटर ये भी सिंगल फेज मोटर के ही अंतर्गत आता है। हिस्टेरिसिस मोटर जो होती है वह नॉइसलेस प्रचालन के लिए प्रचलित है, और यूनिवर्सल मोटर जो होती है यह AC और DC दोनों पर समान रूप से ऑपरेट होती है, और इसका प्रयोग रेल इंजन में, फूड मिक्सचर में, वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 65 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा शुष्क सेल है? शुष्क सेल यानी ड्राई सेल की बात कर रहा है। तो शुष्क सेल जो होता है इसमें जो निगेटिव प्लेट होती है वह कॉपर की होती है, सॉरी जिंक की होती है, Zn जिंक की होती है, और इसमें पॉजिटिव प्लेट जो होती है वह कार्बन की होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड जो है जिंक कार्बन सेल, इसे जिंक कार्बन भी सेल भी कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका EMF की बात करें तो 1.5 वोल्ट इसका EMF होता है। इसके बाद लिथियम सेल की बात करें तो लिथियम सेल जो होता है यह प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है, और इसमें निगेटिव प्लेट की बात करें तो निगेटिव प्लेट जो होता है वह लिथियम का ही होता है। पॉजिटिव प्लेट की बात करें तो कार्बन का होता है, और इसका EMF 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट होता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिथियम में हम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल में पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है निकिल अलेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील होता है, और निगेटिव प्लेट Zn होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 66 नंबर कि ताम्र हानि में किस प्रकार की हानियां मानी जाती है? कॉपर लॉस के अंतर्गत कौन सी लॉसेस आएंगे? तो कॉपर लॉस के अंतर्गत जो आएगा कार्बन ब्रश प्रतिरोध लॉस, कार्बन लॉस कॉपर लॉस के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन A बिल्कुल करेक्ट है। कोर लॉस जो होता है वह
आयरन लॉस के अंतर्गत आता है, आयरन लॉस भी आयरन लॉस के अंतर्गत आता है, और घर्षण लॉस जो होता है मैकेनिकल लॉस के अंतर्गत आता है। कॉपर लॉस जो होता है वह वेरिएबल लॉस के अंतर्गत आता है, और क्रोड लॉस जिसे हम लौह हानि भी कहते हैं ये कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आता है। कोर लॉस के यानी लौह हानि के अंतर्गत दो लॉस और भी आते हैं जिसे हम हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला 67 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक उत्पादन केंद्र जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए बड़े स्तर पर जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? वह हाइड्रो पावर प्लांट होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन को घुमाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं, जल के द्वारा टरबाइन को घुमा करके बिजली का उत्पादन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हाइड्रो पावर प्लांट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट में 3 प्रकार के हेड के उपयोग किए जाते हैं। इसमें एक होता है कि हाई हेड में कौन से टरबाइन का उपयोग करते हैं, तो पेल्टन व्हील का प्रयोग किया जाता है। मीडियम में किस प्रकार के टरबाइन का प्रयोग किया जाएगा, तो फ्रांसिस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। और लो हेड में कौन से टरबाइन का प्रयोग किया जाएगा, तो वह के प्लांट टरबाइन का यूज किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वह बेस लोड एंड पीक लोड दोनों पे यूज किया जाता है, और सबसे अधिक इसकी इफ़िशियंसी होती है लगभग 85%। और इसकी स्थापना भी पूछा जाता है, इसकी स्थापना कहाँ की जाती है, तो पहाड़ी इलाकों में हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना किया जाता है। और यह अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है? तापमान गुणांक ऋणात्मक यानी एनटीसी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन है? तो जितने भी सेमीकंडक्टर हैं प्लस इंसुलेटर हैं ये सभी के सभी एनटीसी के अंतर्गत आते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका दूसरा नाम थर्मिस्टर भी होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो होता है सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है, इसलिए यह एनटीसी में आएगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है एक पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका दूसरा नाम सनसीटर होता है। जितने भी कंडक्टर हैं वह सभी के सभी पीटीसी के अंतर्गत आते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत। यहाँ पे कॉपर जो है यह भी पीटीसी के अंतर्गत आएगा, टिन पीटीसी के, और पीतल भी पीटीसी के अंतर्गत आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 69 नंबर कि सिरोपरि संचरण प्रणाली में कितनी दूरी पर उच्च वोल्टता दिष्ट धारा प्रणाली की लागत उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा हाई वोल्टेज एसी प्रणाली से कम होती है? देखिए ओवरहेड लाइन का ब्रेक इवन वोल्टेज जो होता है वह 500 किलोमीटर से 900 किलोमीटर होता है। इसके ऊपर, इस डिस्टेंस से ऊपर अगर हमें डीसी यूज करनी होगी तो वहाँ पे हमें खर्चा कम लगेगा। इसीलिए ओवरहेड लाइन में अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हमको एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 500 किलोमीटर या 900 किलोमीटर से ऊपर, तो वहाँ पे हम एसी को प्रीफर न करके डीसी को प्रीफर किया जाता है। इसके लिए हमें पैसे की बचत हो जाती है। यहाँ क्वेश्चन वही कह रहा है कि उच्च वोल्टेज में हाई वोल्टेज डीसी प्रणाली कितने वोल्टेज किलोमीटर से अधिक में किया जाएगा, तो ओवरहेड लाइन का जो ब्रेक इवन वोल्टेज होता है उससे ऊपर में हम डीसी यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए इकोनॉमिकल होता है। यहाँ पे 600 किलोमीटर से अधिक कहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन याद रखिएगा ये जो रेंज होता है 500 से 900 किलोमीटर से ऊपर से हम डीसी का यूज करने लगते हैं। और अंडरग्राउंड का ब्रेक इवन वोल्टेज जो होता है वह 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के लिए होता है। और इसके बाद सबमरीन केबल या अंडरग्राउंड वाटर केबल का जो ब्रेक इवन रेंज जो होता है वह 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर कि डीसी मोटर की गति बढ़ाने के लिए कौन सा प्रचालक बढ़ाया जाता है? डीसी मोटर में एक कंडीशन होता है
N समानुपाती EB/φ होता है। अब क्वेश्चन कहा है कि डीसी मोटर की गति को बढ़ाने के लिए हमें किसे बढ़ाना पड़ेगा। तो डीसी मोटर की ये जो गति है वह बैक ईएमएफ के समानुपाती है। कहने का मतलब है कि बैक ईएमएफ को बढ़ा देंगे तो इस मोटर की गति जो है वो बढ़ जाएगी। अब वही दिया है बैक ईएमएफ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर डीसी मोटर की गति को बढ़ाना है तो हमें फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस स्पीड के साथ फ्लक्स का रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती है। यदि फ्लक्स बढ़ाएंगे तो गति जो है वह घटने लगेगी। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन कि व्हिच इज यूज फॉर कंट्रोल फ्लड एंड एक्सेस वाटर एस्केप सेफ्टी फ्रॉम द रिजर्वायर। रिजर्वायर की सेफ्टी के लिए कौन सा ऐसा उपकरण लगा होता है जो एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालता है? वो स्पिलवे होता है। स्पिलवे को हम सेफ्टी वाल्व के रूप में जाना जाता है। ये हाइड्रो पावर प्लांट में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधी सामग्री ई वर्ग के अंतर्गत आती है? क्लासिफिकेशन के आधार पर इंसुलेशन में, केबलों में इंसुलेशन को वर्गीकृत किया गया है वाई, ए, बी, ई, एफ, एच और सी। ये क्लासिफिकेशन किया गया है 7 वर्गों में। अब इसमें वाई जो होता है इसका टेम्परेचर 90 डिग्री होता है, ए जो होता है इसका 105 होता है, बी जो होता है इसका 130 डिग्री होता है, ई जो होता है इसका 120 डिग्री होता है, एफ जो होता है 155 डिग्री होता है और एच जो होता है 180 डिग्री होता है और सी जो होता है 180 से ऊपर होता है। अब वाई जो है इसका 90 डिग्री ऑपरेटिंग है टेम्परेचर, तो इसमें कौन कौन से मटेरियल आएंगे? तो वाई में सूत रेशम सामान्य कागज आ जाता है, ए में सूत रेशम तेल से भीगा कागज आ जाता है, बी और एफ दोनों में सेम होते हैं, अभ्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस मटेरियल यूज किए जाते हैं, और ई में लेदराइट पेपर, अम्पायर क्लॉथ और फाइबर यूज किया जाता है, और एच में जो होता है एलास्टोमर, अभ्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस यूज किया जाता है, और सी में अभ्रक, चीनी मिट्टी, कांच और क्वार्ट्जा यूज किया जाता है। यहाँ पर ई में पूछा था, ई में हमने क्या बोला? तो लेदराइट पेपर, अम्पायर क्लॉथ, फाइबर, यानी लेदराइट पेपर चमड़े का पेपर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 73 नंबर की 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर किसके समान होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है वह 3 फेज अल्टरनेटर के समान होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 फेज मोटरों में अंतर यह होता है कि उसका जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहें या अंतर की बात करें तो रोटर संरचना के तरफ से ही उसको डिफरेंस माना जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में दोनों स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दोनों की स्टेटर संरचना सेम होती है, लेकिन रोटर संरचना जो होती है वह भिन्न होती है। स्क्वायरल केज में बात किया जाए तो रोटर जो होता है वह छड़ के माध्यम से इंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट करके बनाया जाता है, और स्लिप रिंग की बात किया जाए तो स्लिप रिंग का रोटर जो होता है वह 3 पेज स्टार बाइंडिंग करके स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 74 नंबर, इसमें है कि यदि एक एसी मोटर में 4 पोल के साथ 24 खांचे हैं तो खांचा एंगल यानी स्लॉट एंगल पूछा गया है। स्लॉट एंगल इक्वल टू होता है 180 इंटू पोल अपन स्लॉट होता है। अब यहाँ पे 180 इंटू पोल कितना है? तो 4 है, तो 4 रख देंगे अपन स्लॉट यानी खांचा कितना है? 24 है। 4 छक्के 24, 6 तिरी 18, 30 डिग्री। स्लॉट एंगल का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान कितना होता है? तो आरएमएस मान अगर करंट के रूप में देखें या वोल्टेज के रूप में, तो करंट के रूप में अगर आरएमएस लिखते हैं तो आरएमएस इक्वल टू होता है आई मैक्स अपन √2 होता है। अब
आई मैक्स अपान रूट 2 को आगे करेंगे और हल, तो आई मैक्स अपान रूट 2 का मान 1.414 होता है। जब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.707 आई मैक्स। यही कहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको वोल्टेज में भी आप लिख सकते हैं, वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी मैक्स अपन रूट 2। अब फिर वही सॉल्यूशन करेंगे तो 0.707 वी मैक्स हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी प्लीज़ आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन पे यदि आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।